नेटवर्किंग, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में हम इंटरनेट बोल देते हैं, ठीक है। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है या इसे सूचना राजपथ कहा जाता है, ठीक है। सूचना राजपथ, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाईवे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्किंग, इसको सूचनाओं का राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे भी बोला जाता है। फिर इसके जनक की बात कर लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इनका नाम था विंटन ग्रे सर्फ। अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इनका क्या नाम था, विंटन ग्रे सर्फ, ठीक है। इनको विंड सर्फ भी बोलते थे। को इनको क्या बोला जाता है, इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। किसको, अमेरिकन वैज्ञानिक थे विंटन ग्रे सर्फ, इन्होंने ही इंटरनेट की खोज की थी। और पहला नेटवर्क कब बना था, तो पहला नेटवर्क बना था 1969 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, ठीक है। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था ये। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था अर्पानेट, ठीक है। क्या नाम था इसका, तो अर्पानेट, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, अर्पानेट का फुल फॉर्म था, ठीक है। इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था 1969 में, जिसे दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है। इसे दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है, किसको, तो अर्पानेट को। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और कब बनाया गया था, तो 1969 या 1969 में बनाया गया था। फिर आगे की बात कर लेते हैं हम, तो इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण आधुनिक युग को क्या बोला जाता है, संचार क्रांति का युग बोला जाता है, ठीक है। आजकल इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आज के दौर को हम संचार क्रांति का युग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसमें जो दो तीन जानकारी है इसको हमेशा याद रखिएगा, क्या कि जनक कौन थे इंटरनेट के, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, और दुनिया का पहला इंटरनेट कहाँ कब बना था, और ये कब बना था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा, पहले तो हम बात करते हैं, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट सर्च की होगी, तो आप उसके पहले वेबसाइट के पहले www डॉट लगा के कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, ठीक है। जैसे सरकारी रिजल्ट ही देख लीजिए, तो आप क्या लिखते हो, www डॉट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम या सरकारी रिजल्ट डॉट इन। तो इन सब चीजों में www का क्या मतलब है, तो पहले देख लेते हैं। www का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब, इसी को शॉर्ट में ट्रिपल डब्ल्यू या W3 या www बोलते हैं ना। और इसके चरण के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, ठीक है। इसका आविष्कार कब किया गया था, तो इसका आविष्कार हुआ था 1989 या 1989 में। और इसको बनाने वाले कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हो जाते हैं ये। इनका नाम हमेशा याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, तो टिम बर्नर्स ली। क्या नाम है इनका, तो टिम बर्नर्स ली। इन्होंने 1989 में किसकी खोज की थी, तो www की खोज की थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, और इसका उपयोग 1991 से चालू किया गया है, ठीक है। इसका प्रयोग ये लिखा है ना, 6 अगस्त 1991 से इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। 6 अगस्त 1991 को पहला प्रयोग। अब वेब के चरण देख लेते हैं हम, ठीक है। कितने चरण होते हैं इसके, तो पहले चरण को क्या बोलते हैं, इसके 3 चरण होते हैं, वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0, ठीक है। तो पहले चरण में क्या होता है कि रीड ओनली इंटरनेट, केवल आप इंटरनेट पे मौजूद सामग्री को केवल पढ़ सकते हो, ठीक है। रीड एंड राइट, दूसरे चरण में क्या कर सकते हो आप, पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, यानी आप एक संवाद स्थापित कर सकते हो, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट देखते हो तो उसको आप पढ़ भी सकते हो, और उस पोस्ट पे कमेंट भी कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, रीड एंड राइट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका वेब 3.0, इसमें क्या है, यह एक ब्लॉकचेन है, इसमें एआई और मशीन लर्निंग पर काम किया जाता है, ठीक है। और ये कैसी होती है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। इसका कोई केंद्र नहीं होता, ठीक है। ये चारों तरफ बिखरी होती है। तो ये क्या है आपका वेब 3.0, इसके 3 चरण हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, इंटरनेट यूज करने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, आईपी एड्रेस की बात करेंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस की बात करेंगे, तो पहले इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशेष अंकीय पता, एक डिजिटल एड्रेस होता है,
इंटरनेट पर मौजूद किसी भी कंप्यूटर का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे सामान्य भाषा में बात करें कि हमारे घर का कुछ पता होता है, मान लीजिए हमारे घर पे कोई पोस्ट आना है या किसी को आना है तो हमारे घर का पता खोज के आएगा। उसी तरीके से आपको किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर पे किसी विशेष कंप्यूटर तक जाना है, वहाँ उसको या आपको डाटा भेजना है या वहाँ से कोई सामग्री आपको डाटा सामग्री आपको चाहिए, तो आप मैसेज भेजोगे। तो कैसे भेजोगे, जब आपके पास उस कंप्यूटर का विशेष पता होगा, और उसी पते को क्या बोलते हैं, तो आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। और यह पता प्रोवाइड कौन कराता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यह पता दिया जाता है, ठीक है। इंटरनेट, जो भी कंपनी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रही होगी, वो क्या देगी, आपके कंप्यूटर को एक पता देगी, ठीक है। अब देख लीजिए, एक होता है इंटरनेट वर्जन, आईपी वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यह कितने बिट का होता है, या 32 बिट का या 32 बिट का होता है। इसी को 4 बाइट कहते हैं। एक बाइट में आपका 8 बिट होते हैं ना। एक बाइट में, हम जब पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं, इसको याद रखिएगा, 8 बाइट, एक बाइट में कितने होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। तो आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है, 32 बिट या 4 बाइट का, ठीक है। 32 बिट या 4 बाइट का। और इसमें क्या होता है, इसमें 0 से 255 तक के अंकों के 4 समूह होते हैं, ठीक है। 0 से 255 अंकों तक के 4 समूह होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है आईपी वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसे 1998 में विकसित किया गया था। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आईपी वर्जन 6 कब बना था, तो आप बताओगे तो कि 1998 में बना था, ठीक है। इसको 1998 में विकसित किया गया था। और यह कितने बिट का होता है, तो यह आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। 128 बिट का होता है, या इसी को बोल दोगे आप 16 बाइट का होता है ना। 128 बिट या 16 बाइट का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हेक्साडेसिमल अंकों के कितने समूह होते हैं, इसमें 0 से 255 अंकों तक के 4 समूह होते हैं, और इसमें हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं। तो दोनों चीजें अच्छे से याद रखिएगा। आईपी वर्जन 4 कितने बिट का, तो 32 बिट का। आईपी वर्जन 6 कितने बिट का, तो 128 बिट का। इसकी खोज 1898 में, और ये हेक्साडेसिमल अंकों पे चलता है। ये 0 से 255 तक के अंकों पे, और इसमें 0 से 255 अंकों तक के 4 समूह होते हैं, और इसमें हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार की बात कर लेते हैं कि इंटरनेट के जो कनेक्शंस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी की बात करते हैं। आईएसपी वह कंपनी जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट का एक्सेस प्रदान करती है, ठीक है। जैसे साधारण भाषा में आप समझिए, आप जिस भी सिम का यूज करते हो, जैसे जियो का यूज करोगे तो जियो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। एयरटेल का यूज करोगे तो एयरटेल आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएगी, या बीएसएनएल का यूज करोगे तो बीएसएनएल आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। दुनिया का पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था, जिसका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, टेलनेट, ठीक है, टेलनेट बोलते हैं। और 1974 में शुरू किया गया था। पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, तो टेलनेट हो गया। और कब, तो 1974 में। अब कनेक्शंस के प्रकार की बात कर लेते हैं कि इंटरनेट के कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार था डायल अप, ठीक है, डायल अप। और ये कैसा था, तो ये टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। और ये सबसे धीमी स्पीड होती है इंटरनेट की, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे धीमी स्पीड। फिर हम बात करते हैं डीएसएल की। टेलीफोन लाइन का उपयोग इसमें भी होता था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर, उच्च आवृत्ति पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसमें इंटरनेट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज होती थी। फिर आता है आपका वाईफाई, और वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस फिडेलिटी याद रखिएगा, वाईफाई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो गया, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ये किस पे काम करता है, तो ये रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों पे काम करने वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इसकी रेंज लगभग कितनी होती है, तो 100 मीटर होती है। याद रखिएगा, वाईफाई की रेंज लगभग कितनी होती है, तो 100 मीटर की होती है। एग्जैक्ट 100 मीटर की नहीं, वेरी करेगी अलग अलग वाईफाई के हिसाब से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ईथरनेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथरनेट क्या करता है, जो अलग अलग तरीके के लैन नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम करता है ईथरनेट, ठीक है। ये एक प्रकार का केबल होता है जो अलग अलग लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा आ जाता है प्रमुख इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या क्या। इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स की बात करें, नियमों और प्रतिमानों के समूह, नियमों और प्रतिमानों के समूह को क्या बोला जाता है, तो प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। अब
देखते हैं टीसीपी आईपी इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल सूट है ये कौन, तो टीसीपी या आईपी। उसके बाद हम बात कर टीसीपी की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये डेटा को छोटे पैकेट्स में बांटने का काम करता है, ठीक है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांट देता है। फिर जब जब टीसीपी डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांट देता है, क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट में बांट देता है, तो आईपी इन पैकेट्स को सही पते पर भेजता है, ठीक है। मान लो ये वाला डेटा यहाँ किसी आदमी के पास जाना था, ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, तो ये आईपी करेगा। और ये मान लो डेटा को अलग अलग पैकेट्स में बांटने का काम किसने किया है, तो टीसीपी ने किया है। उसके बाद आईपी एड्रेस क्या काम करता है, उस डेटा को सही जगह पे भेजने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं एचटीटीपी की और एचटीटीपीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। इसका फुल वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एचटीटीपी या एचटीटीपीएस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें ज्यादा सिक्योर कौन है, ज्यादा सुरक्षित कौन है, तो एचटीटीपीएस, ठीक है। फिर आप बात करते हैं एफटीपी की। एफटीपी क्या है, हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। कि मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी भी फाइल को अपलोड करना है या भेजना है, तो इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, किसका, तो एफटीपी का। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है कि ईमेल से जुड़े प्रोटोकॉल क्या क्या है, ठीक है, आपके ईमेल से जुड़े प्रोटोकॉल क्या क्या है। पहले तो बात कर लेते हैं, सबसे पहला है आपका एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पोर्ट 25 के द्वारा, ठीक है। पोर्ट 25 याद रखिएगा, ईमेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसका यूज करते हैं, तो पोर्ट 25 का यूज करते हैं। फिर आपका आ जाता है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने और डाउनलोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसका, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से क्या काम करता है कि सर्वर से ईमेल को प्राप्त करता है और डाउनलोड करने का काम करता है। फिर आपका आता है आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है, सर्वर पर ईमेल को मैनेज करने के लिए किसके लिए, एक मिनट, सर्वर पर ईमेल को मैनेज करने के लिए और स्मार्टफोन पर तेज ईमेल पहुंचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आईमैप का यूज किया जाता है। फिर आपका आ जाता है आपका SSH, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योर सेल। ये क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित डेटा स्थानांतरण करता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक मतलब आपके डेटा को क्या करता है, सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करता है सिक्योर सेल, ताकि डेटा बीच में आपका हैक ना हो पाए या कोई और तरीके की गड़बड़ी ना बन पाए। तो ये आपका सिक्योर तरीके से आपके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, ठीक है, क्या, सिक्योर सेल। फिर आगे बात कर लेते हैं, डेटाबेस में कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहले आ जाता है आपका, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं भाई ना। आगे क्या है आपका, डोमेन सिस्टम नेम और डीएनएस और यूआरएल की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या है आपका, इंटरनेट पर वेबसाइट का एक विशेष नाम होता है, हर एक वेबसाइट का एक विशेष नाम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं ना। जैसे yahoo.com, ठीक है। देखिए कोई वेबसाइट होगी, इसका दो चीजें होंगे ना, कोई अगर वेबसाइट है आपकी तो इसकी दो चीजें होंगी, क्या क्या, एक डोमेन होगा और एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। एक डोमेन होगा और एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस बहुत जटिल होता है, तो इसको आदमी आसानी से याद नहीं रख पाता है, तो हम क्या काम करते हैं, डोमेन के नाम से याद रखते हैं किसी भी वेबसाइट को। जैसे yahoo.com में याहू क्या है, तो डोमेन नेम है, ठीक है। आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल है, इसीलिए डोमेन का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं टॉप लेवल डोमेन क्या क्या आ जाते हैं आपके, जैसे .com व्यवसायिक वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए .com का यूज किया जाता है। .org किसका यूज किया जाता है, जैसे गैर लाभकारी कोई संस्था है तो उसके नाम, उसके आईपी एड्रेस में या उसके डोमेन नेम में लास्ट में क्या यूज किया जाता है, आपका .org। .edu किसी शैक्षणिक संस्था की अगर कोई वेबसाइट है तो उसके लास्ट में .edu लगाते हैं। .gov जैसे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होगी तो उसके लास्ट में डोमेन नेम क्या रहेगा आपका, .gov। और .in मतलब ये भारत की कोई वेबसाइट है, इंडिया की अपनी कोई वेबसाइट है तो उसके लास्ट में .in का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं यूआरएल की।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है आपका? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा अच्छे से, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी वेब पेज का विशेष पता होता है, ठीक है। कोई भी वेब पेज अगर आपके इंटरनेट पर मौजूद है तो उसका एड्रेस क्या है? तो यूआरएल है, ठीक है। अगर आपको उस वेब पेज का यूआरएल पता है, आप और वो यूआरएल आप इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे तो डायरेक्ट वही वेब पेज आपका खुल जाएगा। इसमें डोमेन का नाम भी शामिल होता है, ठीक है। किसी यूआरएल में डोमेन का नाम भी शामिल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा ईमेल की बात कर लेते हैं। ईमेल की सारी जानकारी ले लेते हैं, ठीक। ईमेल के बारे में कुछ चीजें देखी हमने, तो पहले आविष्कारक की बात कर लेते हैं। ईमेल के आविष्कारक कौन थे? एक इंजीनियर थे, इनका क्या नाम था? रे टॉमलिंसन, ठीक है। और ये अमेरिकन इंजीनियर थे, इनका नाम क्या था? तो रे टॉमलिंसन। 1971 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। 1971 में इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था, ठीक है। सर्वप्रथम मुफ्त मेल सेवा किसने शुरू की थी? मुफ्त वेब मेल सेवा शुरू करने वाली वेबसाइट कौन थी? तो आपकी हॉटमेल थी, और ये एक इंडियन थे, इनका नाम क्या था? सबीर भाटिया, इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, सबसे पहले। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंडियन है, तो आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा वेब मेल था जो फ्री में शुरू हुआ था? तो हॉटमेल। या आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि हॉटमेल के संस्थापक कौन थे, तो आप बताओगे सबीर भाटिया, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण घटक की बात कर लेते हैं। तो सीसी क्या होता है? अगर सीसी कहीं लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। जैसे मान लीजिए आपने कोई ईमेल को भेजा कई लोगों को, तो सब लोग, अन्य लोग को पता हो सकता है, अन्य लोग को भेजना, यानी सबको पता रहेगा कि वो ईमेल किसको किसको भेजा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजते हैं तो इसमें प्राप्तकर्ताओं को ये पता नहीं चलता कि ये किसके किसके पास भेजा गया है। उसको तो मिल जाएगा लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये और किसको किसको भेजा गया है। लेकिन अगर सीसी की बात करें तो इसमें सभी लोगों को पता चलता है कि ये मेल और किसके किसके पास गया है। फिर अगर हम स्पैम की बात कर लें, आप सुनते होंगे स्पैम क्या है, तो इसे जंक या अनचाहे, जैसे आप अपना मेल खोल के देखोगे तो दुनिया भर की जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं आपकी, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, और तरीके की कंपनी है जैसे मिंत्रा, ये सब आपको लगातार मेल करती रहती हैं, जिसको हम स्पैम भी बोल सकते हैं ना। ये हमारे अनचाहे ईमेल है, हमको नहीं चाहिए, हम डिलीट भी करते रहते हैं ना, तो इस तरीके के जितने ईमेल होते हैं उसको स्पैम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की बात कर लें। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा, वेब ब्राउजर क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये www पर सूचनाओं को खोजने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किस पे? वर्ल्ड वाइड वेब पे सूचनाओं को खोजने के लिए वेब ब्राउजर का यूज होता है। और ये क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला वेब ब्राउजर क्या था? तो नेक्सस था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पर पहला वेब ब्राउजर क्या था? तो नेक्सस था। पहला ग्राफिकल यूजर जीयूआई इंटरफेस वाला, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई वाला आपका वेब ब्राउजर कौन था? तो इसका नाम है मोज़ेक, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन था? तो इसका नाम आप याद रखिएगा, एपिक। भारत का पहला एपिक, और पहला जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला तो मोज़ेक, और पहला वेब ब्राउजर तो आपका क्या हो जाएगा? नेक्सस, ठीक है। और प्रमुख ब्राउजर्स की बात करें तो इसमें गूगल क्रोम हो जाता है आपका, ठीक है। सफारी हो गया आपका, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा हो गया, इन सब के एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है। एप्लीकेशंस को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन इनका होना जरूरी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सर्च इंजन और वेब क्रॉलर की बात कर ले। सर्च इंजन और वेब क्रॉलर की, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? इंटरनेट पर जानकारी खोजने का प्रोग्राम है ये, ठीक है। इंटरनेट पर जानकारी खोजने का प्रोग्राम है। पहला सर्च इंजन क्या था? तो आरसी था, इसका क्या नाम था? आरसी। और ये कब बना था? तो 1990 में बना था। इसके प्रकार की बात कर ले कि सर्च इंजन के प्रकार क्या क्या है, तो ये क्रॉलर पर आधारित होते हैं, डायरेक्टरीज पे, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन, ठीक है। चार तरीके के होते हैं, क्रॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड और मेटा सर्च इंजन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। प्रमुख सर्च इंजन की बात कर ले तो प्रमुख सर्च इंजन क्या हो गया? तो गूगल हो गया। और गूगल को खोजा किसने था? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने, ठीक है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने कब खोजा था गूगल को? तो 1998 में। और सर्च इंजन की बात करें तो बिंग हो गया, याहू हो गया, येंडेक्स। और येंडेक्स कहाँ का सर्च इंजन है? तो रसिया का है या रूस का है। फिर एक सर्च इंजन आता है आपका बाइडू, ये कहाँ का है? तो चीन का है, ठीक है।
फिर हम बात कर लें वेब क्रॉलर की, तो इसे वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, ठीक है। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, या इसे बोट भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? बोट भी कहते हैं। यह सर्च इंजन के लिए नए वेब पेजों को ढूंढने का काम करता है। यह इसका काम क्या है वेब क्रॉलर का? ये सर्च इंजन के लिए नए वेब पेजेस को सर्च करने का काम करता है या खोजने का काम करता है, ठीक है। आगे क्या है हमारा? वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं और संस्थाएं। तो पहले हम HTML की बात कर लें। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। वेब पेज और हाइपर टेक्स्ट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? HTML का यूज कहाँ होता है? तो वेब पेज डिजाइन करने के लिए या हाइपर टेक्स्ट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं CSS की। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS। इसका यूज कहाँ होता है? वेब पेजों में रंग भरने के लिए, या वेब पेजों को कलर करने के लिए, फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट डिजाइन करने के लिए, और वेब पेज का स्टाइल डिसाइड करने के लिए या उसके नियंत्रण के लिए किसका यूज किया जाता है? तो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज किया जाता है। फिर हम बात कर लें XML की। XML क्या होता है आपका? डेटा स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो XML का यूज किया जाता है, ठीक है, XML का। फिर हम बात कर लें W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए क्या करता है ये काम? अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करता है। और ये कब बनाया गया था ये निर्धारण? तो 1994 में शुरू किया गया था, ठीक है। फिर आपका आता है ICANN, ICANN, ठीक है, या डबल एन। IP एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने वाली संस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको? IP एड्रेस या डोमेन नेम प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ICANN है, ठीक है। और ये W3C या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या काम करता है? ये अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करता है। तो किसके लिए? तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। और कब शुरू किया गया था? तो 1994 में, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ना। आगे हमारा भारत में इंटरनेट की बात कर लें। वो अपने देश भारत में बात करें, कब इंटरनेट आया या कैसे क्या होता है, ये सब सारी चीजें यहाँ देखेंगे हम। भारत में इंटरनेट इन इंडिया बात करें तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो सबसे पहले इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी थी? तो आपकी BSNL थी। BSNL में कंफ्यूज मत करिएगा आप, BSNL से कंफ्यूज मत करिएगा। ये क्या है आपका? VSNL है ना। वी से क्या हो गया? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत में इंटरनेट की सर्वप्रथम शुरुआत VSNL द्वारा शुरू की गई थी। और कब? तो 15 अगस्त 1995 को। फिर आगे बात करें हम NIC नेट की। NIC नेट क्या है? भारत का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नेटवर्क, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नेटवर्क है। ये क्या काम करता है? सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ता है, सभी जिला मुख्यालय को इंटरनेट से जोड़ता है। फिर आप बात करो भारत नेट परियोजना की। भारत नेट परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि भारत नेट परियोजना क्या है, इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था भारत नेट परियोजना में, ठीक है। और ये स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? तो 2 से 20 Mbps, ठीक है। Mbps मतलब MB पर सेकेंड। इसे क्या, कौन फंड करता है? तो एक संस्था है हमारी USOF, इसे क्या करती है? फंड करती है या वित्त पोषित करने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पहले तो अर्थ देख लेते हैं क्या है। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न भौतिक उपकरणों या डिवाइसेस या सेंसर्स को आपस में जोड़ना, ताकि वे डेटा का आदान प्रदान कर सके। क्या कर सके? डेटा का आदान प्रदान कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या हो गया आपका? इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि ये विभिन्न भौतिक उपकरणों, डिवाइसेस या सेंसर्स को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है, ताकि वो क्या काम कर सके? डेटा को आदान प्रदान करने का काम कर सके। तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो 1999 में, याद रखिएगा, 1999 में, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, और 1999 में क्या? तो IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको किसने? तो केविन एस्टन ने
यह शब्द दिया था 1999 में केविन एस्टन ने यह शब्द दिया था। और इसका अनुप्रयोग क्या-क्या, एप्लीकेशन क्या-क्या हो गया? स्मार्ट होम मतलब आपके घर में अगर स्मार्ट अप्लायंसेस लगे हैं, जैसे कैमरा बात, हाँ ठीक है, कैमरा भी बोल सकते हो आप, पंखा है, बल्ब है ना, ये सब चीजें जुड़ी हैं, आप रिमोट से बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, या मैसेज भेज के ऑन कर सकते हो, या मैसेज भेज के बंद कर सकते हो। इसको क्या बोल दिया? तो आपका स्मार्ट होम बोल दिया। स्मार्ट सिटी, ठीक है, स्मार्ट कृषि में भी यूज किया जाता है, स्वास्थ्य देखभाल के लिए। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ है? तो लगभग हर जगह है। स्मार्ट होम में, स्मार्ट होम बनाने में, स्मार्ट सिटी बनाने में, कृषि को स्मार्ट तरीके से करने में, या स्वास्थ्य क्षेत्र में आप किसका यूज कर सकते हो? आईओटी का यूज कर सकते हो। भारत में पहली आईओटी नीति कब लागू की गई थी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति भारत में कब लागू की गई थी? तो 2014-15 में लाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत में आईओटी नीति पहली बार कब आई? तो 2014-15 में। ठीक है, 14 ऑप्शन में रहेगा तो 14 टिक करिएगा, 15 ऑप्शन में रहेगा तो 15 टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और सॉफ्टवेयर जैसी कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। किस किस चीजों का? इंटरनेट के माध्यम से सर्वर का, स्टोरेज का, डेटाबेस का और सॉफ्टवेयर का। और ये सारी सेवाएं कैसी हैं? तो कंप्यूटिंग सेवाएं हैं ना, कंप्यूटर की सेवाएं हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। 1960 में जॉन मैकार्थी ने इस पर अपना विचार प्रस्तुत किया था। किसने? तो जॉन मैकार्थी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये कौन थे? हमारे जॉन मैकार्थी थे। और कब किया था? तो 1960 में किया गया था। अब इसके सर्विस मॉडल की बात कर लें। ठीक है, सर्विस मॉडल की बात कर ले तो इसके 3 सर्विस मॉडल होते हैं। पहला क्या है? IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उदाहरण क्या हो गया इसका? अमेजन या EC2। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस के तौर पे प्रोवाइड कराने का क्या बोलते हैं? IaaS बोलते हैं। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कोई प्लेटफॉर्म आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? PaaS। फिर आपका आता है SaaS। ठीक है, ये क्या है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया इसका? तो गूगल है, डॉक्स है, जीमेल है, गूगल डॉक्स है, जीमेल है। और ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस किसके लिए होता है? तो डेवलपर्स के लिए होता है, जो लोग आपके एप्लीकेशन वगैरह को डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीजें, वो क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के थ्रू करता है। ठीक, आगे बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है कि इंटरनेट किसके लिए उपलब्ध हो? आम जनता के लिए उपलब्ध हो। इंटरनेट आम जनता के लिए उपलब्ध हो तो इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। यानी ऐसा इंटरनेट जो हर आदमी यूज कर सकता है। जैसे अमेजन पे हर आदमी जा सकता है, गूगल पे हर आदमी जा सकता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एजोर का यूज हर आदमी कर सकता है। ये आपका कैसा क्लाउड हो गया? तो पब्लिक क्लाउड हो गया। फिर आता है आपका प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, जैसे मान लो कोई अब कंपनी है, वो चाहती है कि हमारे जो इंटरनेट की सेवाएं हैं, मतलब इंटरनेट की सेवाएं नहीं, यानी उनकी जो भी सुविधाएं हैं वो केवल कंपनी के लोग ही इस्तेमाल कर पाए इंटरनेट के जरिए। तो ये कैसा क्लाउड हो गया? तो किस क्लाउड का यूज करके वो लोग ऐसा कर सकते हैं? तो प्राइवेट क्लाउड का। केवल एक विशिष्ट कंपनी या संस्था के लिए सुरक्षित क्लाउड को क्या बोलते हैं? तो प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि हाइब्रिड क्लाउड किसको कहते हैं? तो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिश्रण होता है क्या? तो हाइब्रिड क्लाउड हमारा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड की। कम्युनिटी क्लाउड क्या हो जाता है आपका? समान उद्देश्यों वाले कई संगठनों द्वारा साझा किया गया क्लाउड। ठीक है, समान उद्देश्य मतलब एक ही तरीके का, अगर कोई कई लोग काम कर रहे हो, जैसे मान लो अलग अलग वैज्ञानिक संस्था है, वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो उसके लिए क्या आप यूज कर सकते हो? कम्युनिटी क्लाउड यूज कर सकते हो ना। ऐसे एग्जाम्पल दिए मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें मैंने ज़्यादा एमसीक्यूज लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने ज़्यादा एमसीक्यूज डाले हैं इस चैप्टर में, लगभग 40 के आसपास आपके एमसीक्यूज हैं, और ये सारे एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो आपको एकदम याद होना चाहिए ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं, अपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और शांति से दिमाग में सोच के इसका आंसर करेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि IETF का, जैसे जो चीजें आपकी छूट गई है चैप्टर में, वो कहाँ से कवर हो जाती हैं? तो एमसीक्यू से कवर हो जाती है ना। IETF,
इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। याद रखिएगा, आई से इंटरनेट, ई से इंजीनियरिंग, टी से टास्क और एफ से फोर्स। IETF का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। फिर आगे बात करें, W3C का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1994 में। ठीक है, W3C का गठन कब किया गया था? तो 1994 में। विदेशी संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी? तभी हमने बात की स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन, और साल कौन सा था हमारा? तो 1995 था। आगे बात करते हैं, भारत में पहली IoT नीति। देखिए मैंने बात की थी ना कि पहली IoT नीति कब लागू की गई थी? तो आपकी 2014। देखिए ऑप्शन में 2015 नहीं है, तो आप बोल सकते हो 2014-15 में। ये आप याद रखिएगा, अगर 2014 है तो 14 टिक करिएगा, 15 है तो 15 टिक करिएगा। आगे बात करें, भारत में IoT नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा, ये कौन था? तो आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका क्या था? तो पहला राज्य था जिसने क्या काम किया था? IoT नीति को लागू किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश IoT नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। भारत नेट परियोजना की वित्त पोषित है, कौन फंड करता है भारत नेट परियोजना को? तभी हमने बात किया था कि USOF एक संस्था है जो हमारे भारत नेट परियोजना को क्या करती है? फंड करने का काम करती है, वित्त पोषित करने का काम करती है। आगे बढ़ कह रहा है HTML के आविष्कारक कौन थे? तो HTML के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे आपके ल्यूवेन हॉक। ठीक है, कौन थे? तो ल्यूवेन हॉक थे। HTML के आविष्कारक ल्यूवेन हॉक थे। ईमेल का आविष्कारक कौन थे? ईमेल के आविष्कारक थे रे टॉमलिंसन। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? तो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिम बर्नर्स-ली ने। कब? तो 1989 में। कब? तो 1989 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचा जा सकता है? तो ये हमारा कौन सा प्रोटोकॉल है? तो HTTP। हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन? डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो अभी हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी .com भी है आपका, .gov भी है, .net भी है। तो ये सभी आपके क्या है? एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। ठीक, वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। ठीक है, सही, मुझे लगा नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? हमने बात की थी हॉटमेल की। फिर आप ये भी जानिए, आपका रेडिट मेल और याहू, ये भी आपका क्या करते हैं? तो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं, यानी आप बिना किसी चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह ईमेल भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, HTML का विस्तृत रूप क्या है? तो HTML का विस्तृत रूप क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाता है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? हाइपर टेक्स्ट, लिख दे रहा हूं मैं एक बार इंग्लिश में भी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसका फुल फॉर्म है? तो HTML का फुल फॉर्म है। आगे बात करें, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ठीक है, ईमेल को फुल फॉर्म क्या है? ईमेल को क्या बोलते हैं फुल फॉर्म के रूप में? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत करता है? तो वेब ब्राउजर। ठीक, वेब ब्राउजर। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कौन सा है आपका? तो बाइडू आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और ये चाइनीज सर्च इंजन। ISP का फुल फॉर्म क्या है? हमने बात की थी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका ऑप्शन बी में है। ये सब सारी चीजें तो हम पढ़ लिए ना, बहुत आसान है हमारे लिए। TCP या IP आवश्यक है यदि एक निम्नलिखित से संबंध किया जाता है। ठीक है, IP ये किसके लिए? तो इंटरनेट के लिए आवश्यक है। ठीक है, ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन म्यूजिक, इंटरनेट या ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। तो ये हमारा सही आंसर है। ए पर्सनल ब्लॉग क्या है? ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट है इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईमेल के संबंध में BCC से क्या तात्पर्य है? अगर अभी हमने बात की थी ना, BCC का फुल फॉर्म क्या था? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, आगे बात करते हैं।
आगे हमारा वर्ल्ड वाइड वेब किस वर्ष शुरू हुआ था? 1989 में। सब बात करके आए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का पूर्व, वर्ल्ड वाइड वेब हम लोग बोलते ही आ रहे हैं, हम लोग को आसान हो